हेलो दोस्तों, डेली मेंस आंसर राइटिंग के डे 12 पे आपका स्वागत है। और आज हम GS4 एथिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें किस तरीके की अप्रोच लगानी चाहिए। आमतौर पे 150 वर्ड से ऊपर हमें नहीं अलाउड होते हैं एथिक्स के पेपर में, या अगर हम 250 की भी लिबर्टी ले लें तो कई चीज़ें हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, कई चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। प्रेजेंट नॉलेज के बेसिस पे कर पाते हैं। कई क्वेश्चन में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और हम उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। कई क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास बहुत कम नॉलेज होती है और उसे एक्सपैंड नहीं कर पाते। ये सारे चैलेंजेस डेली बेसिस पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप मेरे साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो एक बात की तो ज़रूर मैं गारंटी देता हूँ कि आपका हाथ जो है वो आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग ढल जाएगा और आप उस तरीके से 20 क्वेश्चंस के 3 घंटे में आंसर देने के सक्षम हो पाएंगे। यू विल बी केपेबल ऑफ बीइंग एबल टू आंसर 20 क्वेश्चंस इन अबव एवरेज परफॉर्मेंस, एंड दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर द मेंस। तो अब आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आर एथिक्स, मोरालिटी एंड लॉज अ होली ट्रिनिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एथिक्स, मोरालिटी और लॉज के बारे में कि क्या तीनों को एग्जिस्ट करते हैं, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है इनकी कि ये एक दूसरे के बिना नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल से ये चीज़ समझाना है। तो रफली अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो हमें एग्जामिन करना है कि एथिक्स, मोरालिटी और लॉज, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। जनरली जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हम डिस्कस करते हैं अबाउट दीज थिंग्स। एनीवेज आप अगर इस क्वेश्चन के अंदर वेन डायग्राम बना के कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे तो शायद आपको एक एज मिल सकता है, किसी भी एवरेज आंसर से थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको इस वेन डायग्राम की एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा इस आंसर को कैसे अप्रोच करना है, एंड लास्ट में हम इस वेन डायग्राम पे आएंगे। सबसे पहले तो आप जब स्टार्ट करें तो आप तीनों के बारे में एक एक लाइन लिख लें ताकि आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाए। यहाँ पे मैंने वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए मिनिमम वर्ड्स पॉसिबल में डेफिनेशन बताई है, बट इवन देन आपको इसके अलावा भी एथिक्स की कई सारी डेफिनेशंस मिलेंगी और उनमें से 2-3 आप याद रख लें, क्योंकि अगर आपने सिर्फ एथिक्स की डेफिनेशन देनी होगी तो आप उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तीनों के बारे में कुछ बताना था, इसलिए मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में बताया है। सबसे पहले, एथिक्स प्रोवाइड्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट फॉर्म मॉरल जजमेंट्स। एक तो तरीका एथिक्स को समझने का ये है, और आप ऐसा कह सकते हो कि एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी। ठीक है, एक डेफिनेशन ऐसी भी हो सकती है कि एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ certain universal principles that guide the action of the individual or society। ठीक है, तो एथिक्स नॉर्मेटिव साइंस भी हो सकती है या नॉर्मेटिव स्टडी भी हो सकती है। नॉर्मेटिव स्टडी का मतलब जो आपको बताती है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या करना चाहिए किस सिचुएशन में, क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव। जैसे यूटिलिटेरियन एथिक्स आपको बताता है कि आपको वो एक्शन करना चाहिए जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेनिफिट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये नॉर्मेटिव है कि आपको बता रहा है कि कैसे करना है। डिस्क्रिप्टिव मतलब एक जजमेंट पास कर देता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, उसके बारे में बस आपको बता देता है, ये नहीं कहता कि आपने किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। तो नॉर्मेटिव भी एथिक्स होती है और डिस्क्रिप्टिव भी एथिक्स होती है। तो एथिक्स की डेफिनेशन हम यहां पे देंगे, लेकिन शॉर्ट में, क्योंकि हमने मोरालिटी के बारे में भी बात करनी है। मोरालिटी इज द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इन अ सोसाइटी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज सोसाइटी, बिकॉज मोरालिटी का सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि वो आसपास के आपके सोशल मिलियो या सोशल एनवायरनमेंट के द्वारा बनाया जाता है। क्योंकि सोसाइटीज़ अलग अलग तरीके से बनी हैं, सोसाइटीज़ में अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी है, इसीलिए मोरालिटी के डाइवर्स होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। तो मॉरल्स हमारे पास और एथिक्स हमारे पास कहाँ से आते हैं, मीन्स क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं एथिक्स के। एक हमारे डिटर्मिनेंट है रिलीजन, दूसरा हमारे रिलीजन है अपनी कॉन्शियंस। ठीक है, तीसरा हमारा फैमिली का एनवायरनमेंट और सोसाइटी का एनवायरनमेंट, सोशल कस्टम्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, जिनको हम कहते हैं सोसाइटल नॉर्म्स, कस्टम्स, वैल्यूज। जिन वैल्यूज या जिन सिद्धांतों के ऊपर सोसाइटी बेस्ड होती है, वहां से हम मोरालिटी लेते हैं।
लेकिन एथिक्स कुछ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हैं जिनके ऊपर डिबेट थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इन द सेंस कि ये चीजें बिल्कुल भी किसी भी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, जबकि मोरालिटी थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट या पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर मोरालिटी बदल भी सकती है। और लॉ की बात करें तो लॉ तो बस इनका कोडिफिकेशन है, लॉ तो कोडिफिकेशन है। एनफोर्स करवाना किसी भी तरीके के लीगल या मॉरल स्टैंडर्ड्स को अगर हमने एनफोर्स करवाना है तो उसे लॉ कहा जाता है। सो बेसिकली दीज थ्री हैव टू कोएग्जिस्ट एंड दीज थ्री कैन एग्जिस्ट इन डाइवर्जेंस विद ईच अदर, मतलब आपस में डाइवर्ट भी कर सकते हैं। यही पॉइंट हमने यहाँ पे हाईलाइट करने हैं। तो पहले हम बात करेंगे एथिक्स मोरालिटी लॉज कैसे कोएग्जिस्ट करते हैं या कैसे इनकी इंटरडिपेंडेंस बनती है। पहली बात तो ये कि सारे तीनों के तीनों कई केसेस में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, दे पॉइंट टुवर्ड्स द सेम एंड। क्यों? क्योंकि एथिक्स इज द फिलॉसफी दैट प्रोवाइड्स ऑन द जजमेंट्स ऑफ आर, मतलब जो हम मोरालिटी को इंप्लीमेंट करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई यूनिवर्सल एथिकल स्टैंडर्ड जरूर होता है, और उस यूनिवर्सल एथिकल स्टैंडर्ड को हम देखते हैं कि यूनिफॉर्मली लॉज के थ्रू अप्लाई किया जाता है। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है कि किलिंग, जो एक अनएथिकल चीज है, किसी की भी लाइफ लेना एक अनएथिकल चीज है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है ये। लेकिन मोरालिटी के अंदर भी हम इसे देखते हैं, क्योंकि मोरालिटी अगर हम रिलीजन से डिफाइन करें तो हर एक रिलीजन में बोला गया है कि किसी की हत्या करना एक पाप है, थाउ शैल नॉट किल। ये क्रिश्चियनिटी के अंदर भी है, हिंदुइज्म के अंदर, जैनिज्म के अंदर तो नॉन वायलेंस भरा हुआ है, बुद्धिज्म के अंदर नॉन वायलेंस है। हर एक सब रिलीजन के अंदर, कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जो आपको किसी को दूसरे को मारने के लिए कहता है और ये कहता है कि किलिंग इज जस्टिफाइड। तो इसका मतलब कि यहाँ एथिक्स और मोरालिटी इनलाइन है, आपस में एक साथ एग्री कर रहे हैं, और लॉज भी एग्री कर रहे हैं, क्योंकि सभी कंट्रीज में हम देखते हैं कि मर्डर या वायलेंस के लिए आपको सजा मिलती है। तो इसका मतलब है कि यहां एक केस सिनेरियो हमें यहां मिला है जहां पे तीनों एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं कि कोई किसी का मर्डर ना करे। दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है दोनों का। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने ऐसे इंटरडिपेंडेंस को समझाया है कि अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग। ये नॉन स्टीलिंग का जो एथिकल टेनेट है ये जैन और हिंदू फिलॉसफी में भी पाया जाता है। मोरालिटी में भी ये बताया जाता है कि आपको चोरी करने से मना किया गया है, और लॉ आपके लिए एक पनिशमेंट देता है आपको अगर आप किसी तरीके से किसी की पोजेशन से लॉफुल ओनर के राइटफुल ओनर से कोई चीज चोरी कर लेते हो। सो एथिक्स क्या है? देखो, एथिक्स इज फिलॉसफी ऑफ मोरालिटी। फिलॉसफी मतलब कि जो फॉर्मेटिव स्टेज पे बनाई गई है, बेसिक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है। मोरालिटी इज एथिक्स इन एक्शन। जब आप किसी चीज को सही या गलत कर रहे हो उसको मोरालिटी हम समझते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान लो ये एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, ये यूनिवर्सल हैं, ये जब अलग अलग सोसाइटी में जाते हैं तो ये मोरालिटी 1, मोरालिटी 2, मोरालिटी 3, कुछ चीजें यहां पे डाइवर्ट हो जाती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इन जनरल हम काफी ज्यादा ओवरलैप पाते हैं मॉरल और एथिकल एक्शंस में, और लॉ भी इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि लॉज आर एक्चुअली क्रिएटेड सो दैट दीज एथिक्स एंड मॉरल्स कैन बी इंप्लीमेंटेड। किसी भी सोसाइटी की जो कलेक्टिव कॉन्शियंस होती है, कलेक्टिव मोरालिटी होती है ना, उसी को ध्यान में रखते हुए लॉज बनाए जाते हैं। हम कई बार देखते हैं कि सोसाइटी में चेंज भी आता है तो लॉज में भी चेंज आता है। सोसाइटी की सोच में, कॉन्शियंस में चेंज आता है तो लॉज में भी चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले कई सारे ऐसे लॉज, कई सारे ऐसे कानून थे दैट वर सपोज टू बी डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट वुमेन, लेकिन जैसे जैसे इक्वालिटी का एक जो एथिकल प्रिंसिपल है वो अलग अलग सोसाइटीज में स्प्रेड होने लग गया, तो फिर वो मॉरल प्रिंसिपल होने लग गया, और जब वो मॉरल प्रिंसिपल होने लग गया उसको इंप्लीमेंट करने के लिए लॉज भी आने लग गए। तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। यही चीज यहां पे एक्सप्लेन की गई है। तीसरा, ह्यूमन रैशनैलिटी भी, हम कई बार कहते हैं कि भाई एथिक्स मॉरल्स जो है में से जो लॉज है, कानून है, वो रैशनैलिटी के ऊपर बेसिस होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। रैशनैलिटी यानी कि सबसे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट प्रदान करना किसी भी चीज के लिए, तो एथिक्स और मॉरल्स भी कई बार लॉजिक से अलाइन करते हैं। तो ये ट्रिनिटी डिसाइड करती है व्हाट इज राइट और रॉन्ग बेस्ड ऑन रैशनल, लॉजिकल एंड साइंटिफिक डिटर्मिनेशन। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर केस में ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम
आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट दे रहे हैं, तो जो जो आर्ग्यूमेंट्स फॉर में आ रहे हैं उसमें हम ये फिट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा सही होता है। कहने का मतलब हमेशा ये इनलाइन नहीं होंगे, यहां मैंने वेन डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। सो कई बार ऐसा होता है, जैसे अबॉर्शन की बात होती है। भारत के अंदर रिसेंटली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया, जिसके थ्रू पहले 20 वीक्स तक ही अबॉर्शन अलाउड था, अब 24 वीक्स के तक अबॉर्शन को अलाउ किया गया है, और उसके बियॉन्ड भी अगर 24 वीक्स भी हो जाते हैं तो कुछ स्पेशल केसेस में अबॉर्शन अलाउ किया जा सकता है। अब ये लॉजिकली और रैशनली सोचा हुआ आर्ग्यूमेंट भी है, और ये एथिकली और मॉरली भी विमेन्स के राइट्स के बारे में सोचता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे सोसाइटी में हम चेंज देखते हैं, हम रैशनैलिटी को भी देखते हैं, और रैशनैलिटी के साथ साथ एथिक्स और मॉरल्स भी बदलते हैं सोसाइटी के अंदर। तो थोड़ा सा डायनामिज्म इसके अंदर आता है। जिस सोसाइटी में डायनामिज्म आता है उसमें ये तीनों चीजें आपस में अलाइन होती हैं, और जो सोसाइटी स्टैटिक रहती है उसमें ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। एथिक्स, लॉज और मॉरल्स कहीं अलग अलग जा रहे होते हैं। तो ये कहने का ये मतलब है कि अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोचते हो और रैशनली सोचते हो, तो आपके एथिक्स, मॉरल्स, लॉज एक साथ लाइन में आ जाएंगे। चौथी बात ये कि इफ मोरालिटी एंड लॉज आर नॉट एथिकल दे विल बी चैलेंज्ड। हमने बात करनी है कि ये होली ट्रिनिटी है। होली ट्रिनिटी होने का मतलब है कि एक डिस्टर्ब होता है तो दूसरे दो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये बात हम यहां से प्रकट कर सकते हैं। दिस थिंग वी कैन एक्सप्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट हाउ मॉरल्स एंड लॉज विच आर अनएथिकल आर चैलेंज्ड बाय सोशल रिफॉर्मर्स, एक्टिविस्ट्स एंड लीडर्स. Divergence of laws and morals from ethics violates human rights and bound to be challenged. For example, हम abrogation of section 377 of IPC देखते हैं, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे चैलेंज मिल रहा है ऐसे लॉज को जो मॉरल और लीगल हैं लेकिन एथिकल नहीं है ना। अब जैसे यहां पे इस वेन डायग्राम की बात करते हैं, तो some of the things that we have seen, if you criminalize homosexuality, that is legal as well as moral, but if you decriminalize it, that will be ethical and legal but may not be moral. इसका मतलब ये दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे को भी तीनों इफेक्ट भी करते हैं, और अगर पेयर्स की बात करें तो पेयर्स में भी इनको इनसेपरेबल माना जा सकता है। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी एक, जैसे लॉज एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल से अलग हो जाते हैं, या लॉज और एथिकल प्रिंसिपल सेम है और मॉरल प्रिंसिपल सोसाइटी के अलग हैं, तो ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को एक लाइन में लाने के लिए। इसका मतलब ये तीनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं होली ट्रिनिटी की तरह। इसकी बहुत बढ़िया एग्जांपल थी ये डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, जिसके द्वारा लॉज को, मॉरल्स को एथिक्स के लाइन में लाया गया। तो ये एक सेल्फ करेक्टिंग नेचर हम मानते हैं सोसाइटीज के अंदर होता है, जिसकी वजह से तीनों एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों डाइवर्जेंस बहुत है इनमें। डाइवर्जेंस के कई सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल रिलेटिविज्म, जो आप एथिक्स के अंदर पढ़ते हैं। हर सोसाइटी के अंदर, डिफरेंट सोशल सेटअप्स के अंदर मोरालिटी जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यूनिवर्सल एथिकल स्टैंडर्ड्स हम डिफरेंट नहीं मान सकते। फॉर एग्जांपल, पॉलीगमी मॉरली और लीगली अलाउड होती है कई कंट्रीज में, कई इस्लामिक कंट्रीज में, लेकिन कई सोसाइटीज में, बट एथिकल, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। कौन से यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है ये भी बताएंगे हम। लव, लॉयल्टी, ट्रस्ट, कंपैशन, ठीक है, ट्रस्ट भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ये सारे एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो हमेशा सही माने जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, चाहे आप किसी भी सोसाइटी में हो, लेकिन यहां पे ये फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो एथिक्स जो है वो डाइवर्ट कर रहा है आपके मोरालिटी से, आपके लॉस से। दूसरा हमने बात की करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और बहुत ही अच्छी ये रीसेंट टाइम्स की एग्जांपल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आपको बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैन बी डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटल मोरालिटी। कहने का ये मतलब है कि सोसाइटी के अंदर अगर पर्टिकुलर कुछ कस्टम्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताई गई मोरालिटी से अलग हैं, तो हम उनको नहीं मानेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रेफरेंस देंगे। इसका मतलब कि जो लॉज होंगे दे कैन बी इन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद द मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि हम किसको प्राथमिकता दे रहे हैं यहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को प्राथमिकता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं।
और यहां पे भी हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलती है, जैसे हमने सबरीमाला टेंपल केस के अंदर देखा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्राइन को इस्तेमाल किया और अपनी जजमेंट दी। फिर हम ये भी बता सकते हैं कि मॉडर्निटी फोर्सेस अ चेंज इन द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। अगेन मैरिटल रेप का यहां पे एग्जांपल देते हैं। बहुत ज्यादा इशू चल रहा है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। हमारे कानून के अंदर जो सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी है, उसमें एक्सेप्शन है कि अगर एक पुरुष if a man is having a sexual activity with the woman who is his wife and above the age of 15 years, then that cannot be considered as rape in any circumstance. इसका मतलब ये हुआ कि आप मैरिटल रेप को एक तरह से डीक्रिमिनलाइज करके रखे हुए हो अभी तक. So it is considered lawful, but it is against the notions of gender rights and morality and ethics. तो ये आपके दोनों ही पक्ष जो हैं वो उसके खिलाफ है. मोरालिटी का मतलब ये होता है कि हमारे कल्चरल, हमारे मॉरल वैल्यूज़ के अंदर ये है कि विमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, महिलाओं की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. लेकिन अगर एक फैमिली एनवायरनमेंट के अंदर महिलाओं की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, उनकी जो है वायलेशन हो रही है, उनकी डिग्निटी का, उनकी ह्यूमिलिटी का, तो फिर ये सब चीज़ तो आपके लॉफुल होने के साथ साथ इमोरल और अनएथिकल भी है. तो एथिक्स जो है थोड़ा ब्रॉड है, मॉरल थोड़ा सा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोर्सेज से लिया जाता है. कल्चरल लैग भी इसकी एक एग्जांपल है, जहां हमें एथिक्स, मोरालिटी और लॉज में डाइवर्जेंस देखने को मिलता है. कल्चरल लैग का ये मतलब होता है कि सोसाइटी में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं या कुछ ऐसे चेंजेस आते रहते हैं जिसके साथ साथ हमारे लॉज जो हैं वो कीप अप नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रिवेसी एक एथिकल राइट है इंडिविजुअल का, और रिसेंटली इसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि राइट टू प्रिवेसी के अंदर आता है आर्टिकल 21. लेकिन दो चीजें यहां पे नहीं होती है. एक कि हमारे लॉज इसके साथ साथ नहीं एवॉल्व हो पा रहे हैं. अभी तक हमारे पास प्रिवेसी को लेके कोई एक्सप्लिसिट कानून नहीं है, ऑनलाइन या डिजिटल प्राइवेसी को लेके कोई कानून नहीं है, डेटा प्रोटेक्शन को लेके कानून नहीं है. तो फिर ये एक तरह से लैग कर रहा है कानून. और दूसरा, हमारी सोसाइटी के अंदर जो मॉरलिटी है वो अभी भी कुछ हद तक प्राइवेसी को डिसरिस्पेक्ट करती है. अभी भी काफी इनसेंसिटिव तरीके से जो जुवेनाइल विक्टिम्स होते हैं, है ना, जो आपके यहाँ सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स होते हैं, काफ़ी इनसेंसिटिव तरीके से उनसे डील किया जाता है. उनकी इंफॉर्मेशन को पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया जाता है. तो ये कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा लैग आता है कि सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, लेकिन लॉज कई बार उसके साथ साथ इवॉल्व नहीं हो पाते हैं. ऑल्सो दिस ऑल टेल्स यू कि ये तीनों चीजें, मॉरल्स, एथिक्स और लॉज, ये ओवरलैप तो जरूर करते हैं सबसे सब्सटेंशियली, लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. अब ये वेन डायग्राम पे आते हैं. वेन डायग्राम में हम ये समझा सकते हैं कि ये एथिक्स है, ये मॉरल्स है और ये लॉज है. एक समय ऐसा था जब हम सिर्फ बात कर सकते हैं मॉरली करेक्ट चीज़ों की. मॉरली करेक्ट चीज़ें अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग चीज़ें मॉरली करेक्ट मानी जाती थीं. फॉर एग्जाम्पल, सती प्रथा बहुत ही ऑनरेबल एक्ट माना जा सकता है कुछ सोसाइटी में. आई एम नॉट सेइंग कि ये पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है या ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू है, बट इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ डिग्निफाइंग एंड ऑनरेबल थिंग टू डू. बट ये लीगल और एथिकल नहीं हो सकती. ट्रिपल तलाक अभी के प्रेजेंट टाइम्स में लीगल और एथिकल नहीं हो सकती, बट मे बी इन द सोसाइटी, देयर सोसाइटी, इट कैन बी अ मॉरल थिंग. सिमिलरली अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ लीगल और मॉरल चीज़ों की, ये वाला पार्ट जो एथिकल नहीं है, तो हम एडल्ट्री के बारे में बात करते हैं. एडल्ट्री का प्रोविजन आईपीसी के अंदर होता था और इसके अंदर विमेन के अगेंस्ट ये डिस्क्रिमिनेटरी होता था, क्योंकि सिर्फ जो पर्सन हु कमिटेड एडल्ट्री विद विमेन, दैट यूज्ड टू बी पनिश्ड. तो ये एडल्ट्री का जो क्लॉज था, जिसकी क्रिमिनलाइजेशन हो रखी थी, जिसके लिए सजा मिलती थी, वो मॉरली भी करेक्ट था और लीगली भी करेक्ट था, बट एथिकली करेक्ट नहीं था, क्योंकि वो अनइक्वल या इनइक्वालिटी को यहाँ पे प्रेफरेंस देता है. वैसे ही हमने बात की कुछ चीज़ें जो लीगल और एथिकल हैं लेकिन मॉरल नहीं है, जैसे सेक्शन 377 के अंदर डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी. ये एथिकली भी करेक्ट है, लीगली भी करेक्ट है, बट कई सोसाइटी के मॉरल्स अभी तक इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है.
इसी तरीके से दोस्तों आप इस वेन डायग्राम में और भी स्पेसेस फिल कर सकते हो। तो आपके लिए काम है कि आप मुझे बताओगे कि 3 चीजें, पहले तो जो एथिकली, लीगली, मॉरली अलाइंड है, उसमें से कुछ एग्जांपल तो मैंने यहां पे दी है, आप अपनी तरफ से भी एग्जांपल जोड़ सकते हो। एंड देन यू विल थिंक अबाउट थिंग्स दैट आर एथिकली एंड मॉरली करेक्ट बट नॉट लीगली करेक्ट, जो कि ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो आपके लिए काम ये है, आपने बताना है दो एग्जाम्पल के थ्रू कि कोई चीज एथिकली और मॉरली करेक्ट है लेकिन लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, और कोई चीजें जो एथिकली, लीगली, मॉरली तीनों तरीके से एक्सेप्टेबल है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस आंसर को लिखेंगे। आप इस वेन डायग्राम को स्टार्टिंग में ही लगा सकते हो, या इस वेन डायग्राम को एक केस स्टडी ऐसे साइड में लगा के ऐसे अपने आंसर के अंदर फिट कर सकते हो, जिससे काफी अच्छा आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस डिस्कशन में इतना ही। नेक्स्ट डिस्कशन में फिर मुलाकात होगी।